1 सितंबर 1969 सिर्फ 27 साल का एक आर्मी ऑफिसर लीबिया की हुकूमत गिरा देता है। अगले 42 साल तक वो अमेरिका को चैलेंज करता है, दुनिया भर के रेवोल्यूशनरी ग्रुप को सपोर्ट करता है और खुद को अफ्रीका का किंग ऑफ किंग्स कहलाता है। लेकिन 2011 में यही आदमी एक रेज पाइप में जख्मी हालत में मिलता है। आखिरी इसके साथ क्या हुआ? मैं हूँ चांद, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे मुअम्मर गद्दाफी की, लीबिया के उस हुक्मरान की जिसने 42 साल तक अकेले अपने मुल्क पर राज किया। इस वीडियो में हम 3 बड़े पार्ट्स कवर करेंगे। गद्दाफी का बचपन, उसका खानदान और वो हुकूमत तक कैसे पहुंचा, सद्दाम हुसैन के साथ उसका टकराव और दुनिया के वो मुल्क जिन्होंने गद्दाफी का साथ दिया, ये सब करने में। उसके अलावा गद्दाफी की मुखालफत करने वाले मुल्क। तीसरा पॉइंट, गद्दाफी के आखिरी दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक चैप्टर कैसे शुरू हुआ और क्या हुआ उसके साथ जिससे उसको मौत आ गई। ये कहानी है मुअम्मर गद्दाफी की, और अगर आपने इसका पूरा सच नहीं सुना तो ट्रस्ट मी, आप हिस्ट्री का सबसे दिलचस्प और खौफनाक चैप्टर मिस कर रहे हैं। वीडियो के एंड तक रुकें क्योंकि उसकी मौत वाला सीन आप भूल नहीं पाएंगे। और जैसा कि मैं दुनिया के उन लीडर्स के बारे में सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ बोला था, इस सीरीज का एपिसोड 2 है ये। मुअम्मर गद्दाफी 1942 में पैदा हुआ। लीबिया के सिराज शहर के करीब कसर अबू हादी नेम की एक देखती जगह है जो उस वक्त इटली के कब्जे में था। उसकी एग्जैक्ट तारीख पैदाइश आज तक कंफर्म नहीं है क्योंकि उसके खानदान खाना बदोश था। खाना बदोश यानी वो लोग जो एक जगह परमानेंट नहीं रहते। खाना बदोश जो रेगिस्तान यानी सहरा में इधर उधर घूमते रहते थे। खाना बदोश लोग यूजुअली बर्थ रिकॉर्ड नहीं रखते थे। उसका वालिद मोहम्मद अब्दुल सलाम, जिससे अबू मीनार भी कहा जाता था, बकरियां और ऊंट चराता था। उसकी वालिदा का नाम आयशा बिन्ते निरान था। गद्दाफी अपने खानदान का इकलौता बेटा था। उसकी 3 बहनें थी बड़ी। 1911 में इटली ने लीबिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन लीबिया के लोगों ने हार नहीं मानी। उमर मुख्तार, जो ये उस टाइम एक लीबिया का एक छोटा सा मेयर था, उसकी क़ियादत में उन्होंने तकरीबन 20 साल तक आज़ादी की जंग लड़ी। 1931 में उमर मुख्तार को फांसी दे दी गई, लेकिन उसकी कुर्बानी ने आज़ादी की तारीख को और मजबूत बना दिया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में इटली हार गया और उसका कब्जा खत्म हो गया। यूनाइटेड नेशन की देखरेख में लीबिया का नया दस्तूर तैयार हुआ। 24 दिसंबर 1951 को लीबिया ने रस्मी तौर पर आज़ादी हासिल कर ली। 1951 में लीबिया आज़ाद हुआ और किंग इदरीस उसका नया हुक्मरान बना। गद्दाफी का बचपन बहुत मुश्किल था। 7 साल की उम्र में उसने कुरान की तालीम शुरू की। 9 साल की उम्र में सिरात के स्कूल में दाखिल हुआ, लेकिन उसके लिए एजुकेशन फ्री नहीं थी। उसका वालिद जो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके वालिद ने बहुत मेहनत करके उसका स्कूल का खर्चा उठाया था। गद्दाफी हफ्ते के दिनों में स्कूल के पास एक मस्जिद में सोता था और वीकेंड पे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए 32 किलोमीटर पैदल चलकर आता था। शहर के बच्चों ने उसे उसकी खाना बदोशी गरीबी की वजह से बहुत ताने मारे, यानी बच्चे उसको चिढ़ाते थे कि ये खाना बदोश है, यानी वो चीज थी जिससे उसके अंदर इक्वलिटी के खिलाफ गुस्सा पैदा किया। वही गुस्सा जो बाद में उसकी पूरी सियासत की बुनियाद बना। फिर ऐसा मोड़ आया जहाँ से गद्दाफी और उसके घर के हालात थोड़े बेहतर होने लगे और गद्दाफी का खानदान सबा शहर शिफ्ट हो गया। वहाँ उसके वालिद एक कबीली सरदार के घर केयर टेकर का काम करते थे। सबा में पढ़ाई के दौरान गद्दाफी अरब नेशनलिज्म से मुतासिर हुआ। वो चाहता था कि तमाम अरब मुल्क एक होकर मजबूत बने, और उस टाइम इस सोच पर मिस्र के लीडर का बहुत गहरा असर था, और मिस्र के लीडर का नाम था जमाल अब्दुल नसीर। नसीर गैर मुल्की ताकतों के खिलाफ आवाज उठाई और अरब लोगों को एक होने का पैगाम दिया। गद्दाफी उन्हें अपना आइडियल मानता था और बाद में उसने भी इसी सोच को अपनी सियासत का हिस्सा बना लिया। फिर उसका खानदान मिस्रात शिफ्ट हुआ और 1963 में गद्दाफी ने बनगाजी की यूनिवर्सिटी ऑफ लीबिया में हिस्ट्री सब्जेक्ट में दाखिला लिया, लेकिन उसका असली पैशन पॉलिटिक्स और मिलिट्री में था। बाद में गद्दाफी मिलिट्री एकेडमी में दाखिल हुआ और आर्मी ऑफिसर बन गया और यहाँ कुछ अरसा
عرصہ گزارنے کے بعد یہاں اس کی ملاقات کچھ ایسے آفیسر سے ہوئی جو لیبیا کے کنگ ادریس کی حکومت کے خلاف تھے۔ غدافی اور اس کے ساتھیوں نے مل کر ایک سیکرٹ گروپ بنایا جس کا نیم فری آفیسرز موومنٹ تھا۔ اس کا پلان تھا کہ کنگ ادریس کی حکومت کو ختم کر کے لیبیا میں ایک نیا سیاسی نظام لایا جائے۔ لیکن ایک سوال جو آپ کے مائنڈ میں نہیں آیا ہوگا، کنگ ادریس کو یہ لوگ ہٹانا کیوں چاہتے تھے؟ 1951 میں ادریس لیبیا کا بادشاہ بنا۔ شروع میں ملک بہت غریب تھا اور برٹش اور امریکہ کی مدد پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ ادریس نے دونوں ملکوں کے ساتھ کلوز اپ ریلیشن رکھے اور لیبیا میں ان کے ملٹری بیس کو رہنے دیا۔ پھر 1959 میں لیبیا میں آئل ملنا اور ملک کی دولت اچانک بڑھنے لگی، لیکن اسی دور میں کرپشن اور امیر اور غریب کے درمیان فرق کی شکایت بھی بڑھنے لگی۔ دوسری طرف ینگ لیبینز جمال عبد الناصر کے عرب نیشنلزم سے متاثر ہو گئے۔ غدافی بھی انہی میں سے تھا۔ اسے لگا تھا کہ ادریس کی حکومت پرانی اور کمزور ہے اور ویسٹ کنٹریز کے بہت قریب ہے، یعنی وہ سب چیزیں دھیرے دھیرے غدافی اور دوسرے ینگ آرمی آفیسرز کو کنگ ادریس کے خلاف لے کر جا رہی تھی۔